हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप प्रश्नों की सीरीज। अगर आप दोस्तों एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के अलावा कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए वीडियो ब्रह्मास्त्र वाली क्लास साबित होगी। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते रहिएगा। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के अपने सवालों के ऊपर डिस्कशन। दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल कहता है कि देश का पहला कोचिंग हब कहां पर स्थापित हुआ है? जयपुर में, इंदौर में, मांडला में या गुरुग्राम में? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। देश का पहला कोचिंग हब कहां पर स्थापित किया गया है तो आप इसको नोट करके रखें। ये दोस्तों जयपुर में स्थापित किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट डालकर रखेंगे। दोस्तों बात करते हैं इंदौर को लेकर। इंदौर अगर आपसे कहा जाए कि भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी दोस्तों? भारत की पहली वाटर प्लस सिटी ये दोस्तों कौन सी है? ये इंदौर है। इसको आप नोट करके रखेंगे। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न में कहा जाए कि 1 लाख से अधिक, अगर दोस्तों आपसे कहा जाए 1 लाख से अधिक आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है तो आप कहेंगे इंदौर। अगर आपसे कहा जाए कि 1 लाख से कम आबादी वाला, यानी कि 1 लाख से कम आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है तो आप कहेंगे पंचगनी महाराष्ट्र। इसको आप नोट करके रखेंगे। पंचगनी कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसको आप नोट कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। अब दोस्तों आप कमेंट कर बताएं कि महाराष्ट्र के वर्तमान में सबसे युवा स्पीकर कौन बनाए गए हैं। इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। दोस्तों बात करते हैं मंडला। दोस्तों मंडला क्या है? ये कार्यात्मक रूप से सबसे साक्षर जिला। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि भारत का कार्यात्मक रूप से सबसे साक्षर जिला कौन सा है? मंडला। साक्षर जिला, कार्यात्मक रूप से सबसे साक्षर जिला कौन सा है? मंडला। और ये कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा गुरुग्राम। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि भारत का पहला ग्रेन एटीएम, इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है? गुरुग्राम हरियाणा में हुई है। और दोस्तों आपको बता दें इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय भी गुरुग्राम हरियाणा में ही स्थित है। इसको भी आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ से आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? आर वेंकट रमणी, नंद किशोर सिंह, अनिल चौहान, सर्बानंद सोनेवाल। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। एकदम लल्लन टॉप सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो आप नोट करके रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। नंद किशोर सिंह। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। इसका जवाब आपको कमेंट में ही बताना है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह। दोस्तों यहाँ पर एक नाम लिखा है आर वेंकट रमणी। ये कौन है? ये महान्यायवादी हैं। इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। महान्यायवादी। दोस्तों केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? महान्यायवादी। दोस्तों कौन वर्तमान में? आर वेंकट रमणी। और इनका संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 76 से है। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि जो महान्यायवादी होता है किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है तो आप कहेंगे राष्ट्रपति। बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है। इसको आप नोट करते चलिएगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है कौन? महान्यायवादी। वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमणी। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76। इतनी चीजें आप नोट करके रखें। अनिल चौहान भारत के, अगर आपसे कहा जाए कि भारत के सेकंड CDS, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, दोस्तों कौन है ये? अनिल चौहान जी हैं। इसको आप नोट करके रखें। पहले कौन से दोस्तों अभी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया था, जल्दी से उनका नाम बताएं आप। पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। दूसरे कौन है? ये अनिल चौहान जी हैं। इसको आप नोट करके रखें। और दोस्तों ये सर्बानंद सोनेवाल कौन है? ये आयुष मंत्री हैं। इसको भी आपको याद में रखना है। ये सारे सवाल आपकी परीक्षा को देखते हुए अति महत्वपूर्ण है। सारे सवालों को आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर।
भाइयों बहनों, आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यहाँ से मैं आपको 2 से 3 ऐसे सवाल बताऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। छत्तीसगढ़ में स्थित है, गुजरात में स्थित है, राजस्थान में स्थित है या उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है, तो आप नोट करके रखें। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों करते हैं ऑप्शंस का पूरा पोस्टमार्टम। दोस्तों छत्तीसगढ़, यहाँ पर क्या है, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, ये कहाँ पर स्थित है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों राजस्थान में कौन सा, रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी। और दोस्तों गुजरात में दोस्तों कौन सा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये तो हो गए ऑप्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आप कहेंगे रामगढ़ विषधारी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाता है कि भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, रामगढ़ विषधारी। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न में कहा जाए कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, दोस्तों आप नोट करके रखिएगा, गुरु घासीदास। ऑप्शन मत लगाइएगा, आपका जवाब गलत हो जाएगा। दोस्तों भारत का 53वां टाइगर रिजर्व किसको बनाया गया है, ये रानीपुर को बनाया गया है। किसको दोस्तों, उत्तर प्रदेश की दोस्तों रानीपुर इसको बनाया गया है, इसको आप नोट कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। तब तक आप कमेंट करके बताएं कि डुगोंग संरक्षण केंद्र ये कहां पर स्थापित हुआ है। इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि यूनेस्को ने कितने विरासत, यहाँ पर सवाल कहा गया कि यूनेस्को ने कितने विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है, कितने भारतीय, यहाँ पर दोस्तों भारतीय शब्द और जोड़िएगा। यूनेस्को ने कितने भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है, 48 वस्त्रों की, 50 वस्त्रों की, 74 वस्त्रों की या 75 वस्त्रों की। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। ये सवाल दोस्तों शायद ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा भी गया है। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। यूनेस्को ने कितने विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है, तो आप नोट कर लें। ये दोस्तों 50 वस्त्रों की सूची जारी की है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाकर रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न में आपसे कहा जाए ये हमारा कौन सा स्वतंत्रता दिवस था, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव कौन सा, 75वीं वर्षगांठ, 75वीं दोस्तों वर्षगांठ थी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि कौन सा स्वतंत्रता दिवस था, तो दोस्तों ये 76वां था। इसको आप नोट करके रखें। कई बच्चे दोस्तों इसमें कंफ्यूज होंगे कि 75वां है कि 76वां है, इसको आप नोट कर लें। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ थी, लेकिन स्वतंत्रता दिवस कौन सा था, 76वां था। इसको आप नोट करें। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों पुरस्कार संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। दोस्तों 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे मिला है, असगर बजाहत को मिला है, माधव हाड़ा को मिला है, रामदत्त मिश्र को मिला है, भगवंत अनमोल को मिला है। दोस्तों अगर आपने हमारे पुरस्कार वाली वीडियो देखी होगी तो आपको दोस्तों इसका जवाब रटा हुआ होगा। आपको बता दें 32वां बिहारी पुरस्कार ये किसको प्राप्त हुआ है, तो आप नोट करके रखें, ये माधव हाड़ा को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि असगर बजाहत इनको कौन सा सम्मान मिला है, इनको दोस्तों व्यास सम्मान मिला है। कौन से क्रम का, 31वां। अगर आपसे कहा जाए कि 31वां व्यास सम्मान ये किसको दिया गया है, ये दोस्तों असगर बजाहत को दिया गया है। और किस लिए दिया गया ये भी महत्वपूर्ण है। इनका एक नाटक है महावली, महावली के लिए दिया गया है। इसको भी आप नोट कर लें, यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। रामदत्त मिश्र इनको दोस्तों क्या मिला है, 31वां। अगर आपसे कहा जाए कि 31वां सरस्वती सम्मान, 31वां सरस्वती सम्मान ये किसको दिया गया है, रामदत्त मिश्र को दिया गया है। इसको भी आपको पता होना चाहिए। और किस लिए मिला है दोस्तों, इनकी एक कृति है, यहाँ पर मैं उसको लिख देता हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ। आपसे यहाँ से कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सारे प्रश्नों को आप नोट करके रखें। भगवंत अनमोल बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है, एकदम छुपा रुस्तम सवाल है। दोस्तों इनको क्या मिला है, हिंदी का
युवा साहित्य, हिंदी का युवा साहित्य पुरस्कार, साहित्य युवा पुरस्कार दोस्तों किसको मिला है? ये मिला है भगवंत अनमोल को। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए हिंदी भाषा का साहित्य में दोस्तों हिंदी भाषा का पुरस्कार किसको मिला, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, तो आपका दोस्तों जवाब बदल जाएगा दया प्रकाश सिन्हा। लेकिन दोस्तों सबसे युवा अगर शब्द लगाता है तो आपका जवाब हो जाएगा भगवंत अनमोल। बहुत ही अनमोल क्वेश्चन है, इसीलिए दोस्तों इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों, आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 36वें राष्ट्रीय खेल में पहली भारतीय हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, कौन है? पूजा पटेल हैं, मनीषा कल्याण हैं, या पीवी सिंधु हैं, या मीराबाई चानू हैं? यहाँ से मैं दोस्तों आपको 8 से 10 सवाल बताऊंगा, उनमें से एक सवाल आपकी परीक्षा में आना तय होगा। दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल, इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपको नोट करके रखना है, ये पूजा पटेल थी। अब दोस्तों सवाल बनता है कि इन्होंने किस खेल में जीता था, तो आपको पता होना चाहिए योगासन में जीता था। किसमें दोस्तों? योगासन। योगासन। ये तो दोस्तों हो गई पूजा पटेल के बारे में पूरी जानकारी। 36वें राष्ट्रीय खेल, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? तो आप सबको पता है ये गुजरात में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। और दोस्तों इसका शुभंकर क्या था? आप सबको पता है सावज। सावज इसका शुभंकर था, आप सबको पता है, मैं कई बार इसको नोट करा चुका हूं। अब दोस्तों 37वें क्रम के कहां पर होंगे? पूरी जानकारी आप नोट कीजिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि 37वें क्रम के राष्ट्रीय खेल कहां पर होंगे, तो आप कहेंगे गोवा के अंदर होने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, इतने सवाल आप उसको नोट कीजिएगा। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न में कहा जाए कि जो 36वें राष्ट्रीय खेल हैं उसके अंदर टॉप पर कौन रहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे कि 36वें राष्ट्रीय खेल में जो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किसका था। जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। मनीषा कल्याण, इनको क्या चुना गया है? फुटबॉलर ऑफ द ईयर। इनको क्या क्या चुना गया है? फुटबॉलर ऑफ द ईयर। ऑफ द ईयर इनको चुना गया है, इसको आप नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है, आप सबको पता है। और मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, मणिपुर की रहने वाली हैं। और टोक्यो ओलंपिक के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और कॉमनवेल्थ गेम के अंदर इन्होंने 49 किलोग्राम की कैटेगरी में, कौन सी? 49 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था। इसको भी आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। मैंने आपसे सवाल पूछा है कि 36वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा था, तो आप नोट करके रखें सर्वसेज क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। कौन सा दोस्तों? सर्विसेज क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ये दोस्तों पहले स्थान पर रहा था, इसको आप नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। भाइयों बहनों, आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट किसने जारी की है? शिक्षा मंत्रालय ने जारी की है, विश्व आर्थिक मंच ने जारी की है, या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने जारी की है, या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जारी की है? चारों संस्थाएं अपने आप में एकदम लल्लन टॉप संस्थाएं हैं। दोस्तों एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट ये किसने जारी की है, तो आप नोट करके रखें, ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई है। शिक्षा मंत्रालय बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा, इसको आप ध्यान में रखें। जैसे ही दोस्तों इसीलिए इस सवाल को रखा गया कि आपका कन्फ्यूजन दूर किया जा सके। दोस्तों एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट किसने जारी की है, तो आप कहेंगे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई है। दोस्तों वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर ही बताना है। आइए दोस्तों बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि दोस्तों UNDP। ये संस्था इतनी महत्वपूर्ण है, मैं आपको डेली ही इसको बताता हूं। इसके द्वारा दोस्तों 2 चीज़ें आप याद रखेंगे। क्या क्या? मानव विकास सूचकांक। अगर आपसे कहा जाए कि मानव विकास सूचकांक ये कौन जारी करता है, तो आप कहेंगे संयुक्त सूचकांक। ये कौन जारी करता है? ये दोस्तों संयुक्त UNDP के द्वारा जारी किया था। इसमें भारत का 132वां स्थान है, इसको भी आप नोट कर लें, बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF, आपके सामने ये भी लिख के आ सकता है। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है? 1989 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। और दोस्तों इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो आप कहेंगे टी राजा कुमार। कौन है? टी राजा
कुमार इसके हेड हैं। ये दोस्तों जितने सवाल मैं लिख रहा हूँ सारे सवाल कृपया करके आप नोट कीजिएगा। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका काम क्या होता है? आतंकवाद की फंडिंग को रोकना इसका काम होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट, ये 2 लिस्टें जारी करता है, आप सबको पता है, मैं आपको कई बार इसको बता चुका हूँ। आप दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, इसका जवाब आपको कमेंट कर ही बताना है। और दोस्तों कमेंट कर आपको यह भी बताना है कि नॉलेज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यह भी जवाब आपको कमेंट में ही बताना है। ये सवाल दोस्तों मैंने कल आपको नोट कराया था। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। भाइयों बहनों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको सवाल अच्छे लग रहे हों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए इस सीरीज को चलाया गया है। आप यकीन मानिए, आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो इस क्लास में से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पर दोस्तों आपका सारा कुछ कवर किया जा रहा है, जीके जीएस करंट सारा कुछ। दोस्तों कहने को 20 सवाल है, लेकिन उन 20 सवालों से मैं आपको 70 से 80 सवाल डेली बताता हूं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपने सवाल की तरफ। पीएम डिवाइन योजना संबंधित है दक्षिण पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिम भारत। सवाल सरल है, लेकिन दोस्तों इसको कठिन कैसे बनाया जा सकता है आपके सामने हाजिर है। दोस्तों पीएम डिवाइन योजना, इसका संबंध किससे है तो आप नोट करके रखें, उत्तर पूर्वी भारत। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपको बता दें इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे। पीएम डिवाइन योजना, ये देखिए दोस्तों लास्ट का क्या है, एनई, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि दोस्तों उत्तर पूर्वी भारत के विकास से संबंधित है। कौन सी दोस्तों? पीएम डिवाइन योजना। इसको आप नोट करके रखें, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। अगर आपसे कहा जाए दोस्तों इसका उत्तर आप कैसे निकाल सकते हैं, डिवाइन, एनई देख रहे हैं आप दोस्तों, यहाँ पर क्या है, नॉर्थ ईस्ट के विकास से संबंधित है। और इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है तो आप कहेंगे 6000 करोड़ रुपए। इसका आप नोट करके रखें। और इसका दोस्तों उल्लेख कहाँ किया गया है? बजट के अंदर इसका दोस्तों उल्लेख किया गया था। कहाँ पर? बजट के अंदर। और बजट का उल्लेख किसके अंदर है? अनुच्छेद 112 के अंदर दोस्तों बजट का उल्लेख है। और बजट में दोस्तों कितने मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की बात की गई है? 4 मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे, 400 वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाएंगी। इन सब चीज़ों को आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। अब आप दोस्तों कमेंट कर बताएं कि पहली वंदे भारत ट्रेन किसके किसके बीच में चली है। मैंने आपको चारों वंदे भारत ट्रेनें कई बार नोट कराई हैं कि कहाँ कहाँ पर चली हैं, किसके किसके मध्य में चली हैं। आपको दोस्तों पहली वाली बताना है कि पहली वंदे भारत ट्रेन किसके किसके बीच में चली है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। भाइयों बहनों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक कौन बनाया गया है? मृणाली श्रीवास्तव, रुचिरा कंबोज, एंजेला मर्केल या डॉक्टर सिंथिया जविक। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। चारों नाम एकदम ब्रह्मास्त्र वाले नाम है, आपकी परीक्षा में छपने वाले नाम हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका दोस्तों निदेशक किसको नियुक्त किया गया है तो आप नोट कर लें, ये मृणाली श्रीवास्तव को बनाया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हैं। रुचिरा कंबोज, इनको दोस्तों क्या बनाया गया है? यूएन सभा में, यूएन सभा की प्रतिनिधि स्पीकर रुचिरा कंबोज बनी है, इनको आप नोट करके रखें। एंजेला मर्केल दोस्तों, इनको यूनेस्को शांति, अगर आपसे कहा जाए यूनेस्को शांति पुरस्कार किसको मिला है? एंजेला मर्केल को मिला है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर सिंथिया जविक, इस नाम को आप जितना हो सके उतना याद करके रखें, आपकी परीक्षा में छपेगा ये सवाल। क्या है? राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार 2022, ये किसको मिला है तो आप कहेंगे डॉक्टर सिंथिया जविक को मिला है, इसको आप नोट करके रखें। और दोस्तों FAO बहुत ही महत्वपूर्ण FAO, इसकी स्थापना कब हुई है? 16 अक्टूबर, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1945, इसको भी आप नोट करके रखें। 16 अक्टूबर
1945 को इसकी स्थापना हुई है, इसको भी आप नोट करके रखें। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि FAO फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। इसीलिए 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि आयुष्मान भारत योजना का संबंध किस वर्ष से है। दोस्तों योजनाओं से एक ना एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे पूछा ही जाएगा। 25 सितंबर 2017, 23 सितंबर 2018, 28 अगस्त 2014, 25 दिसंबर 2014। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। एकदम लल्लन टॉप सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। आयुष्मान भारत योजना का संबंध किससे है, तो आपको नोट करके रखना है। ये 23 सितंबर 2018 से है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों प्रत्येक परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना किसका उद्देश्य है, आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य है। इसको आप ध्यान में रखें। 25 सितंबर 2017 इसको क्या हुआ था दोस्तों, सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना। इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों बात करते हैं 28 अगस्त 2014, जन धन योजना, वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है दोस्तों, जन धन योजना। जीरो बैलेंस से दोस्तों अकाउंट को खोलना इसका उद्देश्य था। जन धन योजना ये कब की है, तो आप कहेंगे 28 अगस्त 2014। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों 25 दिसंबर 2014 ये भी डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कि 25 दिसंबर 2014 इससे संबंधित कौन सी योजना है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों यहीं पर आप नोट कर लीजिएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये कब की है, 22 जनवरी 2015 की है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। ये सारी योजनाएं दोस्तों आप नोट कीजिएगा। कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। भाइयों बहनों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक कहाँ स्थापित हुआ है। दोस्तों इसको आप ऐसे लिखेंगे कि भारत का पहला एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक कहाँ स्थापित होगा, भुवनेश्वर, वाराणसी, भावनगर, इंदौर। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। भारत का पहला एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक इसकी स्थापना कहाँ पर होगी, भुवनेश्वर में होगी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। भुवनेश्वर कहाँ पर है, उड़ीसा में है। इसको भी आपको नोट करके रखना है, भुवनेश्वर उड़ीसा। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों वाराणसी यहाँ पर क्या होगा, दोस्तों आपको नोट करके रखना है। SCO ने अपनी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसको बनाया है, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी को बनाया है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इंदौर के बारे में मैंने अभी आपको डिस्कस कर लिया है। इसको भी आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि भारत का पहला CNG टर्मिनल कहाँ पर स्थापित होगा। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। भारत का पहला CNG टर्मिनल कहाँ पर स्थापित होगा, जल्दी से बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल है पुस्तकों से संबंधित। विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है, लगाइएगा स्टार। यहाँ से दोस्तों आपको नंबर मिलेगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। दोस्तों APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। दोस्तों आपको बता दें विंग्स ऑफ फायर ये किसकी पुस्तक है, तो आप दोस्तों नोट करके रखें। ये APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों अगर आपसे कहा जाता इंडिया विंग्स फ्रीडम, अगर आपसे कहा जाता इंडिया विंग्स फ्रीडम, अगर दोस्तों आपसे प्रश्न में कहा जाता कि इंडिया विंग्स फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। लेकिन प्रश्न में आपसे कहा क्या गया, विंग्स ऑफ फायर ये किसकी पुस्तक है, ये APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस इनकी पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों, इंडियन स्ट्रगल। क्या है दोस्तों, इंडियन स्ट्रगल।
इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जल्दी से बताएं, राजेंद्र प्रसाद, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो आप नोट करके रखें, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड, इसको भी आप नोट कर लें। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि पृथ्वीराज रासो ये किसकी पुस्तक है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर ही बताना है। और दोस्तों एक पुस्तक आप और बताएंगे कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसकी पुस्तक है? पृथ्वीराज रासो और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इन दोनों पुस्तकों के नाम आपको दोस्तों, इनका दोस्तों लेखक जो है उनका नाम आपको कमेंट में छाप के बताने हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। भाइयों बहनों, आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? मिजोरम में, मेघालय में, नागालैंड में या मणिपुर में? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों कुछ फेस्टिवल ऐसे हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं, इनको आप ध्यान में रखें। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो आप सबको पता है, ये दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और दोस्तों मणिपुर से संबंधित मैंने आपको दोस्तों कल ही बताए थे, कौन कौन से? एक तो संघाई बताया था, संघाई महोत्सव, संघाई महोत्सव, ये दोस्तों कहाँ का है? मणिपुर का है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। मेघालय, मेघालय की दोस्तों एक राजधानी है शिलोंग। मेघालय राजधानी कहाँ पर है? शिलोंग। यहाँ पर दोस्तों एक फेस्टिवल मनाया था, क्या? चेरी ब्लॉसम। अगर आपसे कहा जाए कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? मेघालय में किया जाता है। मिजोरम चापचार कूट महोत्सव, मैंने आपको बताया था, चापचार कूट महोत्सव, ये दोस्तों मैंने आपको बताया था। इसको भी आपको पता होना चाहिए। ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। अब दोस्तों आप कमेंट कर कर बताएं कि भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? इसका जवाब कमेंट में छाप कर बताना है आपको। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा ये किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों लगाइएगा स्टार। नदियों का एक सवाल आपकी परीक्षा में तय है, आना ही आना है। जल्दी से बताएं दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा? सिंधु नदी, यमुना नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। चारों नदियों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी देने वाला हूँ। घाट प्रवाह, माल प्रवाह और तुंगभद्रा ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो आप नोट करके रखें, ये दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियां। किसकी? कृष्णा नदी की। अब दोस्तों बात करते हैं कृष्णा नदी, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा, एक नदी और लिख लीजिएगा, मूसी नदी। कौन सी दोस्तों? मूसी। ये तो इतनी नदियां, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा और मूसी, ये किसकी नदी हैं? ये दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। और कृष्णा नदी पर दोस्तों एक स्थित है अलमाटी बांध। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, अलमाटी बांध ये किस नदी पर स्थित है? ये कृष्णा नदी पर स्थित है। अब बात करते हैं सिंधु नदी। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि रावी, कौन कौन सी दोस्तों? रावी, सतलुज, रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब और झेलम। कौन सी दोस्तों? झेलम। ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? ये सब की सब सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन से? रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम। इसको आप ध्यान में रखें। जल्दी से दोस्तों कमेंट करके बताएं कि चेनाब नदी को वेदों में क्या कहा गया है? दोस्तों झेलम नदी को क्या कहा गया है? वितिस्ता कहा गया है। रावी नदी को परूषणी कहा गया है। अब दोस्तों चेनाब नदी को क्या कहा गया है? इसका जवाब कमेंट में आप छाप के बताएंगे। यमुना नदी की दोस्तों सहायक नदियां मैंने आपको कल बताई थी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये दोस्तों किसकी सहायक नदियां हैं? ये सब दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। और कावेरी नदी, कावेरी नदी की दोस्तों सहायक नदियां कौन सी है? हेमवती और काबिनी। इसको आप नोट करके रखें। और इस पर कौन सा बांध स्थित है? ये इस पर मैटूर बांध स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को यहाँ से अच्छे से सुना होगा, अच्छे से नोट किया होगा। दोस्तों सवाल एक होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उससे आपसे ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचा सकूँ। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर।
दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि इंटरपोल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, इसीलिए आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। वर्ष 1967, वर्ष 1923, वर्ष 1985, वर्ष 1945। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। इंटरपोल इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है, तो आप नोट करके रखें। इसकी स्थापना हुई है 1923 में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा के रखें। अगर आपसे कहा जाए कि इंटरपोल इसकी 290वीं, अगर कहा जाए कि इंटरपोल की 90वीं बैठक ये कहाँ पर होने वाली है, तो आप कहेंगे नई दिल्ली में, यानी कि अपने भारत देश में होने वाली है। इसको भी आप नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि इंटरपोल इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, लियोन। कहाँ पर दोस्तों, लियोन में इसका मुख्यालय स्थित है इंटरपोल का। यह भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर 2 सनें और दी गई हैं। 1967 इसमें किसकी स्थापना हुई है, आसियान की स्थापना हुई है। ये मैंने कल ही आपको बताया था, आसियान। इसमें दोस्तों कितने मेंबर शामिल हैं, 10 मेंबर शामिल हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बताइएगा। 1985 में दोस्तों किसकी स्थापना हुई है, सार्क की स्थापना हुई है, जिसके अंदर दोस्तों 8 मेंबर शामिल हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, काठमांडू में स्थित है। काठमांडू नेपाल में स्थित है। यह भी आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आइए बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है कि माउंट सिनाबुंग, माउंट मेरापी, माउंट सुमेरु ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। अमेरिका में स्थित है, इटली में स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है या ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दोस्तों आपको बता दें, माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में भी हाल ही में विस्फोट हुआ है। इसीलिए दोस्तों ये करंट का बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है, आपसे जीके से रिलेट कर पूछा जा सकता है। भाइयों बहनों आपको बता दें, माउंट सिनाबुंग, माउंट मेरापी और माउंट सुमेरु ये सब ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो आपको कहना है इंडोनेशिया में स्थित हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे कहा जाए कि इटली में, अगर आपसे कहा जाए विसुवियस ज्वालामुखी ये कहाँ पर स्थित है, ये इटली में स्थित है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न में कहा जाए कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, वैरन द्वीप। इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों मैंने आपको कल ही बताया था कि ज्वालामुखी का फटना या दोस्तों भूकंप का आना, सुनामी का आना, ये सब दोस्तों अग्निवलय के कारण होता है। और अग्निवलय दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी क्या है, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। कैनबरा इसकी राजधानी है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जो तूफान आते हैं उनको क्या कहा जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट में छाप के बताना है। बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि एक विधायक एक पेंशन योजना का संबंध किस राज्य से है, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। यहाँ से दोस्तों आपकी परीक्षा में सवाल बनने की प्रबल संभावना है। एक विधायक एक पेंशन योजना, इसका संबंध किस राज्य से है, तो आप नोट कर लें। इसका संबंध है दोस्तों पंजाब से। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान। इसको आप नोट करके रखें, भगवंत मान। अब दोस्तों अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि पंजाब की विधानसभा में सीटें कितनी, 117 सीटें हैं। दोस्तों मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में पंजाब में दोस्तों विधानसभा के चुनाव हुए थे। पंजाब में ही नहीं दोस्तों बल्कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे। इसीलिए दोस्तों आपकी परीक्षा में ये सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि उत्तराखंड में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। तब तक दोस्तों मैं आपको और योजनाएं बताता हूँ, जैसे कि कर्नाटक की कौन सी योजना, विनय समरस योजना। विनय समरस्य योजना, ये कहाँ की योजना है, ये कर्नाटक की योजना है। यह भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों गुजरात की कौन सी, सीमा दर्शन
योजना, ये कहाँ की योजना है? ये दोस्तों गुजरात की योजना है, इसको भी आपको नोट करके रखना है। अब दोस्तों छत्तीसगढ़, दोस्तों कौशल्या मातृत्व योजना, कौन सी दोस्तों? कौशल्या मातृत्व योजना, ये किसकी योजना है? ये छत्तीसगढ़ की योजना है, इसको भी आपको नोट करके रखना है। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्नों को आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों, आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? लखनऊ घराना, किराना घराना, रामपुर घराना या आगरा घराना? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। एसएससी का बहुत ही फेवरेट सवाल है दोस्तों। संतूर वादक, सितार वादक, तबला वादक, शहनाई वादक, इनको आप रट के जाइएगा। सवाल यहाँ से 100% बनेगा आपकी परीक्षा में। और प्रैक्टिस सेट में दोस्तों कई बार इसको मैं कवर कर चुका हूँ और आगे भी कवर करने वाला हूँ। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो आपको नोट करके रखना है किराना घराना। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगर आपसे दोस्तों प्रश्न में कहा जाए कि लखनऊ से दोस्तों कौन संबंधित है, तो पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, जिनका दोस्तों अभी हाल ही में निधन हो गया था, आप सबको पता है। अब दोस्तों आप कुछ चीज़ें यहाँ पर नोट करेंगे, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि तबला वादक, तबला वादक दोस्तों कौन है? ये जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, ये दोस्तों तबला वादक हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। संतूर वादक, दोस्तों संतूर वादक एक हैं बहुत ही फेमस, कौन है दोस्तों? भजन सोपारी, भजन सोपारी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ था, इसको भी आपको नोट कर लेना है। दोस्तों ये सब सवाल ऐसे सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे। अब दोस्तों पंडित रविशंकर, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका जवाब कमेंट में छाप के बताइएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाई बहनों, आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 360। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। यह सवाल भी अपने आप में अति महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। जल्दी से बताएं आपका सही जवाब क्या होगा। भाई बहनों, राष्ट्रीय आपात, इसका उल्लेख किसके अंदर है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 352। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसको आप रट डालिएगा, 100% आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा ये सवाल है। दोस्तों राष्ट्रीय आपात लगा कब कब था? 1962, 1971, 1975। दोस्तों ये तीनों तारीखों को आप एक बार रीचेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय आपात दोस्तों कब कब लगा था? 1962 में लगा था, 1971 में लगा था और 1975 में लगा था। इन तीनों तारीखों को आप एक बार रीचेक करेंगे, फिर उसको सही मानेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं वित्तीय आपात। ये देखिए अनुच्छेद 360, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, ये दोस्तों कौन से संबंधित है? अनुच्छेद 360 से संबंधित है। और भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात लग चुका है? तो आपको नोट करके रखना है, एक भी बार नहीं, एक भी बार नहीं दोस्तों। हाँ, भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। भाई बहनों, आज का हमारा अगला और आखिरी सवाल है और बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 18 जुलाई 1947। चारों तिथियां आपकी परीक्षा के लिए रामबाण तिथियां हैं, इनको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करेंगे। प्रारूप समिति, इसका दोस्तों गठन कब हुआ था? तो आप नोट करके रखें, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हैं। 13 दिसंबर 1946, इसको क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। अगर आपसे कहा जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव का गठन, उद्देश्य प्रस्ताव का गठन दोस्तों कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया कब गया था? 22 जनवरी 1947।
उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया कब गया था? 1947 यानी कि 22 जनवरी 1947। गठन कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946। अपनाया कब गया था? 22 जनवरी 1947। 18 जुलाई 1947 क्या होता? स्वतंत्रता अधिनियम आया था। स्वतंत्रता अधिनियम आया था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, अति महत्वपूर्ण सवाल है। अब दोस्तों आप कमेंट करके छाप के बताएं कि अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया था? अपने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? इसका जवाब आपको कमेंट में छाप के बताना है। ये सारे सवाल आपकी परीक्षा को लेकर ब्रह्मास्त्र वाले सवाल हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज के सारे सवाल आपने नोट किए होंगे। दोस्तों ये 20 सवाल होते हैं, लेकिन इन 20 सवालों से 70 से 80 सवाल आप डेली सीखते हैं। कैसी लगी आज की क्लास जल्दी से कमेंट कर कर बताएं। अगर दोस्तों क्लास पसंद आई हो, सवाल अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर कर दें जो दोस्तों एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल या किसी भी एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। उनके माँ बाप के सपने को पूरा करने वाली क्लास साबित होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना प्रेम, अपना सपोर्ट हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।